हेलो बच्चों, आगे आप सब करें स्टार्ट। तो बेटा जी, लास्ट क्लास में अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें अपन ने कुछ मुख्य टर्मिनोलॉजी, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी थी, और बोर मॉडल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन उसके आगे वाला जो पार्ट है, जैसे जो क्वांटम थ्योरी जो थी, ठीक है ना, क्वांटम नंबर है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, और दूसरा टॉपिक जो अपना रहेगा वो है क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर जो है, आपको पता है कि व्यतिकरण विवर्तन की घटना के बाद में इसमें यह भी बताया गया कि कोई भी कण है, कोई भी कण जो है वो दो तरीके के व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, एक वो तरंग की तरह और एक कण तो होता ही है। ठीक है ना। तो फिर डी ब्रोगली ने सोचा कि क्या इलेक्ट्रॉन भी ऐसा कर सकता है क्या, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने कुछ बताया। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति क्या कहती है, तो द्वैत प्रकृति यह कहती है कि 1924 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो सिंपल से है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करता है, तो आपको कण और तरंग की तरह। और किसने प्रस्तावित किया ये, तो डी ब्रोगली ने। और हो सकता है उसका ईयर अगर आपसे पूछे तो 1924 में आपको वो बताना है। अब इस डी ब्रोगली ने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन है वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो उसने किस तरीके से इसको प्रूफ किया, तो उसने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो लेमडा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, लेमडा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p। ठीक है ना। और ये प्रोपोर्शनल साइन अगर अपन हटाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, h/p के। तो जो संवेग जो होता है वो लेमडा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस संवेग को और क्या लिख सकते हैं, संवेग जो p होता है वो m इंटू वी के इक्वल होता है। ठीक है ना। यानी कि मास और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होता है बेटा, आपका संवेग होता है। ठीक है ना। तो h/p और h/mv, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि h का मीन क्या है, तो h की जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, यानी प्लांक कांस्टेंट, और संवेग m और v है ही। ठीक है। तो इस तरीके से आपको डी ब्रोगली के बारे में और क्या 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 पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो ये किसने बताया कि दोहरी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की, तो डी ब्रोगली ने बताया। कब प्रस्तावित किया था, तो 1924 में प्रस्तावित किया था। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, तो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। और तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली ने लेमडा के बारे में क्या बताया, तो लेमडा जो होता है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन पढ़े तो उसमें डी ब्रोगली समीकरण से जो पुष्टि है, यानी कि लेमडा इक्वल क्या बताया, h/p, लेमडा h/p, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, या अपन बोल सकते हैं कि h/mv जो है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे उसकी पुष्टि हुई। तो आपको पता है कि एक आइंस्टीन साइंटिस्ट, आइंस्टीन समीकरण दी थी ऊर्जा की, E बराबर क्या होता है, mc²। नेक्स्ट प्लांक ने भी एक समीकरण दी थी एनर्जी, तो E बराबर क्या होता है, h/ν। तो इस E बराबर mc², यानी कि mc² और h/ν, इन दोनों को अगर अपन इक्वल करें तो अपने पास किसकी पुष्टि हो जाती है, h/mv की। ठीक है ना। तो mc² बराबर h/ν, mc² hc बाई लेमडा, न्यू को और क्या बोल सकते हैं अपन, न्यू क्या होता है, c बाई लेमडा होता है। ठीक है। तो डी ब्रोगली ने ये कह दिया कि लेमडा जो है वो p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को अगर पुष्टि करना हो तो आइंस्टीन समीकरण और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से कर सकते हैं। सेकेंड आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, तो न्यू इक्वल होता है c बाई लेमडा होता है बेटा। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ये जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो कण की तरह व्यवहार करेगा तो आपको ये लिखना है h/mv, और अगर ये तरंग की तरह व्यवहार करे तो h/mc। ये दोनों आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है। अगर तरंग की तरह व्यवहार करना हो और उसमें आपको न्यूमेरिकल करना हो तब आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, लेमडा इक्वल h/mc के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बोर का सिद्धांत व डी ब्रोगली अवधारणा दोनों को अगर
आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि जो बोर है वो बोर ने इसमें क्या बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार पथ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो चक्कर केवल उन्हीं कक्षाओं में उन्हीं पथ पर गति कर सकता है, चक्कर लगा सकता है जिसके कोणीय संवेग का मान h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो उसी को इसी डी ब्रोगली सिद्धांत से कैसे कैलकुलेट किया गया, तो वो आप देख सकते हो कि डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर काटने वाला इलेक्ट्रॉन तरंग रूप में है, और यदि वर्ताकार कोश की त्रिज्या r है तो परिधि क्या होती है 2πr। ये जैसे ये नाभिक है और ये वर्ताकार पथ होते हैं और इनकी जो परिधि है वो क्या है 2πr है। ठीक है ना, तो इस 2πr इक्वल क्या हो गया n लेमडा। एन लेमडा, लेमडा क्यों लिखा, क्योंकि उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं वो तरंग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों को अगर अपन इक्वल करें और लेमडा जो वैल्यू होती है यानी कि 2πr इक्वल n, लेमडा की वैल्यू क्या है h/p, और क्या लिख सकते हैं nh/mv। तो अब इस mvr को अगर लेके आए तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसमें mvr इक्वल nh/2π। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग की वैल्यू है, तो कोणीय संवेग mvr बराबर क्या होता है nh/2π होता है। ठीक है ना, तो 2πr बराबर nh/mv या mvr बराबर nh/2π, तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि कोई भी सूक्ष्म कण होता है और अत्यंत सूक्ष्म कण अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में आपको ध्यान में रखना है कि अति सूक्ष्म कण जाए या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ संवेग का एक साथ निर्धारण क्या होता है, असंभव होता है बेटा। ठीक है ना, इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक ही समय पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ मापन करना असंभव है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता आती है, और उसी अनिश्चितता को क्या बताया गया कि डेल एक्स डॉट डेल पी, और ये बड़ा होगा h/4π के। ठीक है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, जैसे ये डेल एक्स डॉट डेल पी और ये h/4π, डेल एक्स डॉट डेल पी और ये लॉन्गर देन h/4π। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेल एक्स डॉट डेल पी को अपन क्या लिख सकते हैं m डेल वी और ये h/4π। इसको अपन और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि डेल एक्स जो होता है वो डेल वी इक्वल h/4πm, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें यथार्थता जो है वो ये बताई गई कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h/4π के क्या होता है, ज्यादा होता है, h/4π से ज्यादा होता है। ठीक है ना, यानी कि उसमें अनिश्चितता किसके बराबर होगी, h/4π के। अब इस p को अपन और क्या लिख सकते हैं, m डेल वी लिख सकते हैं, तो h/4π हो जाएगा। और इस m को अगर अपन नीचे की ओर लेके आए तो इसका फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा, डेल एक्स डॉट डेल वी h/4πm। तो आपको इसमें x का मतलब क्या है, यहाँ पे स्थिति की अनिश्चितता, डेल p का मतलब क्या है, संवेग की अनिश्चितता, और दोनों की अनिश्चितता ज्ञात करनी हो तो दोनों को यूज करते हुए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता, आपसे पूछा जा सकता है कि यदि संवेग में अनिश्चितता 0 है तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी। तो यानी कि आपसे ये पूछे कि डेल एक्स की अनिश्चितता 0 है तो डेल पी क्या होगा, तो याद रखना डेल पी क्या होता है, इनफिनाइट होता है। और अगर आपको ये पूछ ले कि ये अगर इनफिनाइट है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है दोनों एक दूसरे के, अगर 0 है डेल एक्स तो डेल पी इनफिनाइट, और डेल पी अगर 0 है तो डेल एक्स इनफिनाइट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, तो आपको ध्यान में रखना है कि अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया, तो हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो और संवेग दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर आता है अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या आपको पता होना चाहिए कि एक 4 संख्याओं का समूह होता है जिससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, उसके कोष, उसका आकार क्या है, कौन से कोष में उस कोष का आकार क्या है, तो वो सारी चीजें अपन क्वांटम संख्याओं से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि एक परमाणु में प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं के समूह द्वारा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको एक परमाणु में कक्षक को अगर प्रदर्शित करना है कि परमाणु में कक्षक जो होता है उसको प्रदर्शित करना है तो 3 क्वांटम संख्याएं आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति अगर पता है तो आपको कितनी क्वांटम संख्याएं चाहिए? 4 क्वांटम संख्या। ठीक है, अब वो 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी है बेटा? तो सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। अब इनके बारे में अपन को पढ़ना है, लेकिन हाईलाइट किया हुआ है कि आपको क्या याद रखना है इसमें कि मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा स्तर और कोष को दर्शाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताएगा? उपकोष और कक्षक की आकृति के बारे में बताएगा। ठीक है, उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष के अभिविन्यास के बारे में बताता है, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा को बताता है, मतलब चक्रण को बताता है। तो सिंपल सा है, चारों में 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अभी तक यही पूछा गया है। ठीक है ना, अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज होगी उसमें भी आपको ये वापस मिलेंगे कि यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। तो मुख्य क्वांटम संख्या में आपको याद रखना है कि कोष को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, ये उपकोष को दर्शाता है, और कक्षकों की आकृति को दर्शाता है। अब अगर अपन एक एक करके अपन लास्ट पढ़े अपन, तो सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो इसको अपन और क्या बोल सकते हैं बेटा? प्राथमिक क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, प्राथमिक क्वांटम संख्या। ये किसने प्रस्तावित किया था? बोर ने प्रस्तावित किया था। किससे प्रदर्शित करते हैं? ये एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा। और ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी यानी कि परमाणु का आकार बताती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जैसे नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? वर्ताकार पथ होते हैं, और इन वर्ताकार पथ की जो दूरी है वो किससे बताई जाती है बेटा? वो मुख्य क्वांटम संख्या से बता सकते हैं अपन। उसके बाद में ये और क्या बताता है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण यानी कि आकार के बारे में और ऊर्जा के बारे में बता सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? 2n² के। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ठीक है ना, तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है वो 2n² के इक्वल होती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि बोर ने जैसे n की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो बोर ने इसको k भी कहा, इसको l, इसको m, इसको n, o, p, इस तरीके से चलता रहता है ये। ठीक है, ज्ञात तत्वों में कोई भी कोष 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रखता। अभी आपको पता है कि 7 कोष तक ये अपने 118 एलिमेंट जो है वो 7 कोष तक है, और 7 कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? वो 32। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट द्विगंशी क्वांटम संख्या की और उसकी आकृतियां, तो ये लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा गया था। द्विगंशी क्वांटम संख्या को अपन और क्या बोल सकते हैं बेटा? द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है उसको अपन गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सहायक क्वांटम संख्या भी कहते हैं बेटा। ठीक है ना, इसको अपन द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, द्वितीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके अलावा इसको एजीमुथल भी बोला जाता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित करते हैं। आपको पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज याद रखना सोमरफेल्ड ने। किसने की थी? सोमरफेल्ड ने। ठीक है ना, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या की सोमरफेल्ड ने प्रस्तावित किया इसको। इसका जो मान है वो एल का मान 0 से n-1 तक होता है, और विभिन्न उपकोषों के लिए ये मान क्या है? निश्चित है। तो याद रखना द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताता है और उपकोष की आकृति के बारे में बताता है। ओके, अब ये उपकोष कौन कौन से होते हैं बेटा? एस उपकोष होता है, पी उपकोष होता है, डी होता है, और एफ होता है। एस जो है वो किसका फर्स्ट लेटर है? शार्प का। प्रिंसिपल का फर्स्ट लेटर पी, और डिफ्यूजन का फर्स्ट लेटर डी, और फंडामेंटल का फर्स्ट लेटर एफ। उससे क्या बताए गए हैं? उपकोष बताए गए हैं। तो अब इसकी आकृति आपको पता होनी चाहिए। आकृति क्या होती है? इसकी गोलाकार होती है बेटा। फिर पे की डमलाकार होती है, डंबल शेप। इसकी द्विडमलाकार होती है, और इसकी जटिल होती है, एफ की। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था डी के लिए, पूछा गया था कि डी की उपकोष की आकृति किस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके एल का मान, तो इसमें 0
एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एल का मान जो है वो माइनस यानी कि जीरो से लेके कहां तक होता है, ये n माइनस 1 तक होता है। ठीक है, एल का मान कभी भी आपको n के बराबर नहीं मिलेगा, एल का मान कभी भी आपको n से बड़ा नहीं मिलेगा, एल का मान हमेशा n से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि n जो है s के लिए n की वैल्यू है वो 1 होती है, 1s, p है वो 2p 2 से स्टार्ट होता है, d 3 से स्टार्ट होता है, f 4 से स्टार्ट होता है। तो ये n की न्यूनतम वैल्यू है ये। तो 1s के लिए अगर l का मान कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो सिंपल से आपको ये लर्न करना है कि एस पी डी एफ के लिए आपको कैलकुलेट कर लेना है। और n और l के मान कभी भी क्या नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। तो आपको बता दिया l का मान 0 से n माइनस 1 होता है, n के बराबर नहीं होता, n से बड़ा नहीं होता, n से सदैव क्या होता है बेटा, छोटा होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, सिंपल सा है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताता है। ठीक है ना, कक्षकों के अभिविन्यास, ठीक है ना, दिशा के बारे में बताता है। उसके बाद में आपसे ये पूछा जाए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो उसका मान कहां से कहां तक होता है, तो माइनस एल से प्लस एल तक होता है, शून्य सहित। ठीक है, यह जीमेन प्रभाव को सिद्ध करता है। ठीक है ना, जीमेन प्रभाव क्या होता है, जब भी किसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका विपाटन हो जाता है, उसको बोलते हैं जीमोन प्रभाव। और अगर उसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर उसको रखें तो उसको बोलते हैं स्टोक प्रभाव। एल के लिए एम के कुल मान क्या होता है, 12 प्लस 1 होता है बेटा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे अगर एस है तो एस के लिए एम का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0, पी के लिए क्या होगा, -1 0 प्लस 1, डी के लिए क्या होगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, और एफ के लिए क्या होगा बेटा, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ये सारे एम की वैल्यू है, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या की जो वैल्यू है वो प्लस हाफ या माइनस हाफ होती है। ये क्लॉकवाइज के लिए तो प्लस हाफ होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होती है बेटा, माइनस हाफ होती है। एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 2 आ सकते हैं। कोई भी कक्षक होगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। तो ये चक्रण के बारे में बताता है। ठीक है ना, विपरीत चक्रण करने वाले ही कक्षक इसमें उपलब्ध रहते हैं। अब चक्रण कोणीय संवेग की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √s+1 h/2π। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कक्षकों की आकृतियां आपको बताई दी है। वैसे एस कक्षक की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है, दिशाहीन होता है। पी कक्षक की आकृति डंबल शेप होती है। डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है। एफ कक्षक की आकृति जटिल होती है। 7 कक्षक होते हैं इसमें। तो याद रखना, एस कक्षक में कोई भी रेडियल नोड नहीं होता, एन बढ़ने पर आकार क्या होता है, बढ़ता रहता है। पी कक्षक में 2 पालियां होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना भी इसमें क्या रहती है बेटा, समान होती है। ठीक है ना, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि पी में कितने कक्षक होते हैं, 3। तो कौन कौन से, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। डी में dxy, dyz, dzx, dx², y², dz²। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। जैसे P जो है, P में 3 कक्षक हैं, कौन कौन से, px, py और pz। pz में आपको पूछ ले कि m का मान क्या होगा, तो ये 0 होता है बेटा इसमें। इसके लिए या तो प्लस होगा या -1 होगा। इसके लिए अगर +1 है तो इसके लिए -1 हो जाएगा या फिर +1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपने पास क्या है बेटा, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। अगर अपन बात करें तो dxy, dz² के लिए m की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। इसके अलावा इसके लिए
2 या -2, इसके लिए भी -2 या फिर +2, इन दोनों के लिए +1 है या -1, इसकी -1 या फिर +1, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी वापस से इसको रिपीट करेंगे। तो ये आपको इनके बारे में वैल्यू पता होनी चाहिए m की। उसके बाद में अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ नियम है, अब वो नियम, सबसे पहला नियम क्या दिया गया था, ओबो सिद्धांत दिया गया था, ओबो रूल। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये क्या है, ओबो जर्मन शब्द है बेटा, क्या है ये, जर्मन शब्द है, और जर्मन शब्द है जिसका अर्थ आपको पूछे तो इसका मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है ना, निर्माण करना या अपन कह सकते हैं बनाना। ठीक है ना, निर्मित करना। उसके बाद में आपको यह ध्यान में रखना है कि परमाणु कक्षक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको पहले भरा जाएगा और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसको बाद में भरा जाएगा। ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, 1s की, फिर किसकी होती है बेटा, 2s की, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इस तरीके से आगे आगे कंटिन्यू 7p तक ये चलता रहता है, क्योंकि 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट में आपको ऊर्जा का क्रम इस तरीके से ध्यान में रखना है। फिर आता है बेटा n+l नियम, इसको एक नाम और देते हैं अपन, इसको बोलते हैं बेटा बोरबरी नियम। क्या कहा जाता है इसको, बोरबरी नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, और यदि n+l समान है तो कम n वाले कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। कैसे, जैसे आपको पूछ ले कि 4s और 3d, इन दोनों में ऊर्जा किसकी कम है या किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाए, तो आपको इसमें n की वैल्यू क्या है, 4 है, इसमें कितनी है बेटा, 3 है। l की वैल्यू इसमें कितनी है, 0, और इसमें कितनी है, 1। अगर इसको टोटल करें अपन तो ये कितना आया, 4, और ये भी कितना आया बेटा, 4 आया। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए n+l की, किसकी वैल्यू, n+l की, तो n+l का मान अगर कम आए, सेम आए, तो उस वैल्यू को आपको यूज करना है जिसके लिए n का मान कम हो। तो n का मान कम किसके लिए, 3d के लिए, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना n+l नियम ये कहता है कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और जिसमें n+l का मान ज्यादा होगा उसमें बाद में भरा जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आती है जिसमें n+l का मान क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तब आपको क्या करना है कि जिस n+l का मान अगर सेम आए तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान क्या होता है बेटा, कम होता है, और n का मान इन दोनों में किस में कम है, 3d के अंदर। तो n+l से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आता है पाउली और हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है ना, ये क्या कहता है कि एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी क्या नहीं हो सकती बेटा, समान नहीं हो सकती। अब किस तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं कि आपको पता है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आपको यह भी पता है बेटा कि जैसे ये अगर मान लो लिखा हुआ है 3s2 के लिए, तो मैं इस 3s के लिए n, l, m और s इनकी वैल्यू देखता हूं। तो वैल्यू अगर मैंने देखी, इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी, 3, l की 0, m के लिए क्या आएगी 0, और s के लिए क्या लिखूंगा मैं, +हाफ। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं लिखूंगा तो 3, 0, 0 और -हाफ। तो आप देख सकते हैं कि nlm की वैल्यू तो क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन s के लिए, इसके लिए तो +हाफ है और इसके लिए क्या है बेटा, -हाफ है। तो सिंपल सा है कि पाउली का अपवर्जन ये कहते हैं कि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। अधिकतम से अधिकतम आपको ध्यान में रखना है कितनी सेम हो सकती है, 3 सेम हो सकती है। 4 यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि एक के लिए +हाफ होगा और दूसरे के लिए -हाफ होगा। अतः एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका चक्रण हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत का मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में हुंड का बहुलकता का नियम, यह क्या कहता है कि जिन कोष में एक से ज्यादा कक्षक होते हैं उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरना है,
युग्मन तब तक नहीं करना जब तक कि उसमें प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। जैसे समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए, तब तक अपन उसमें क्या नहीं करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। जैसे आपके पास पी कक्षक होता है, अब इसमें एक मैंने भर दिया, अब दूसरा अगर मैं इसमें कैसे भरूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो इसी में पेयरिंग नहीं करनी, दूसरे कक्षक में भरना है। तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो तीसरे कक्षक में भरेंगे। अब अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तब आगे और कक्षक नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, पेयरिंग कर सकते हो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो अपने पास इस तरीके से, तो 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से पेयरिंग करनी है। ओके, तो हुंड के अधिकतम बहुलक नियम यही कहता है कि युग्मन तब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ अपवाद, तो आपको पता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्रोमियम अपेक्षित तो क्या होना चाहिए, 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन वास्तविक में क्या होता है कि s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और d में कितने होते हैं, 5, और ये क्या होता है बेटा, अर्धपूरित होता है। क्या होता है ये, अर्धपूरित, और अर्धपूरित विन्यास जो है वो क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। और इसी प्रकार से कॉपर 29 पे होता है, ये 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 4s1 3d10, जो क्या होता है, पूर्णपूरित होता है। और पूर्णपूरित भी क्या होता है बेटा, अधिक स्थायी होता है। तो जिस विन्यास में पूर्णपूरित और अर्धपूरित विन्यास अगर मिले वो ज्यादा क्या होता है बेटा, स्थायी होता है। फिर आता है स्थायित्व के उत्तरदायी कारक क्या क्या है। पहला सममिति वितरण होना चाहिए, और दूसरा विनिमय ऊर्जा। सममिति स्थायित्व प्रदान करती है। अर्धपूरित या पूर्णपूरित उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होता है, सममित होता है, जिससे वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। आपसे पूछ ले कि अर्धपूरित पूर्णपूरित ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण होता है। ठीक है, फिर आता है विनिमय ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा क्या होती है, समान ऊर्जा कक्षकों में समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति बदल सकते हैं, इस दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, विनिमय ऊर्जा कहलाती है। अधिक विनिमय मतलब अधिक स्थायित्व। जैसे 4s और 3d है, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है, न्यूनतम होता है। इसलिए कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें क्या हो जाता है, विनिमय यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर एक्सचेंज अगर हो गया तो उसमें से कुछ ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा जिसमें कम होगी यानी कि ऊर्जा निकलने से ऊर्जा क्या हो जाएगी, सिस्टम में कम हो जाएगी, तो स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे जो भी टॉपिक हैं क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड और डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, वो आपको मैंने वापस से रिवाइज कराया। नेक्स्ट क्लास में अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से एक बार वापस और पढ़ना ताकि अच्छे से रिवाइज हो उसके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।